हे हेलो वेलकम टू द कैसे हैं आप। देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा आराम से जाऊँगा। पिछले कई दिनों से मतलब जब से रिजल्ट आया है ऑब्वियसली तब से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में है कि सर हमें गैप लेना चाहिए, हमें गैप नहीं लेना चाहिए। जिन बच्चों के रैंक अच्छे आए हैं भाई, जिनके मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के रैंक 700 के ऊपर तक हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है, मैं उसको जीसी लिखता हूँ जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में अगर मैं आपसे कहूँ अगर आपका रैंक 1100-1200 के आसपास है, एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक यूँ समझ लीजिए अगर आपके पास 2000 तक आपका रैंक है, या एससी कैटेगरी में अगर मैं आपसे कहूँ कुछ आपके पास अगर 3000 तक अगर आपका रैंक आता है तो आपको गैप लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई आईआईटी आराम से मिल जाएगी। इवन आप लोगों को एनआईटीज भी मिल जाएंगी अगर आईआईटी नहीं मिलेगी। मतलब जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी में 700 तक रैंक आया है, 700-800 तक रैंक आया हुआ है, जिनका ओबीसी में 1200 तक रैंक आया हुआ है, और जिनका एससी कैटेगरी में 2000 तक, 2000 से 2005 मतलब 2500 तक अगर आपका रैंक आया हुआ है, एसटी कैटेगरी में 3000 से 3500 तक आपका रैंक है, आपको तो गैप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब जो बच्चे जिनका रैंक उतना अच्छा नहीं है, जो उतने अच्छा रैंक से क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया कि सर हमें गैप लेना चाहिए, हमें गैप नहीं लेना चाहिए, क्या हम 1 साल का गैप लेके वापस से आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करें, या डीयू बीएचयू की या हैदराबाद सेंट्रल एचसीयू की या सीयू सेट की तैयारी शुरू कर दें, या हम हमारे आसपास में कहीं पर भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे एडमिशन ले लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना आसान नहीं है। कहने के तो मैं कह सकता हूँ क्या ही जरूरत है गैप लेने की, और ऐसे भी कह सकता हूँ नहीं भैया आईआईटी जैम का पेपर है, आईआईटी जैम मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, आईआईटी में एडमिशन लेना, एनआईटी में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा सपना होता है, आपको तो गैप ले लेना चाहिए, दोबारा प्रिपरेशन करना चाहिए। अब होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है इस साल आपका रैंक 1500 आया हो, अगले साल आप गैप ले लो तो हो सकता है 2500 चला जाए, और होने को तो ऐसा भी हो सकता है इस साल आपका रैंक 1100 आया हो और हो सकता है 1 साल का गैप ले लो तो आपका रैंक 100 के अंदर आ जाए। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है शाह करके, फ्रॉम बंगाल, ही गॉट 1100 रैंक उनका पिछले साल आया था, इस साल उनका 92 रैंक आया है। तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी दोनों साइड में। लेकिन ये डिसीजन लेना सही होगा कि नहीं होगा गैप का, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए ना कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और इन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करना और प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। कोई भी डिसीजन पे आने से पहले हमें सारे प्रोज एंड कॉन्स, हर एक पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम इंपल्स में आके या हम बहुत जोश में आके डिसीजन नहीं ले सकते, या हम ईगो में आके डिसीजन नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ईगो डिसीजन लेते हैं वो ईगोइस्टिक होकर लेते हैं, जो बाद में हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भैया आपको आईआईटी जैम देना क्यों देना है? सर एमएससी करनी है, ठीक है, चलो आपने एमएससी कर ली, एमएससी के बाद क्या करोगे? अब आज ये अपने आप से सवाल पूछिए कि ठीक है मैं एमएससी करूंगा, एमएससी के बाद क्या करूंगा? एमएससी कहाँ से करना है वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आईआईटी से करना है नहीं करना है, देखो आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। आपके पास ऑप्शंस क्या है? आप आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, आप एनआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, आप आईसर्स में जा सकते हो, आईसर्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां जा सकते हो, आप आईआईएससी बेंगलोर में जा सकते हो, वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्रीम लेयर के इंस्टीट्यूट, जो मेन क्रीम लेयर इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको आईआईटी जैम के थ्रू जहाँ पे एडमिशन मिलेगा। दूसरी कैटेगरीज में हमारे पास आते हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया, या जो सीयू सेट के एग्जाम्स होते हैं, ये सेकंड लेयर के इंस्टीट्यूट जिनको मैं मानता हूँ जहाँ पे आप जाके अपनी एमएससी कर सकते हो। तीसरी लेयर के इंस्टीट्यूट में मैं मानता हूँ जो आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, आपके आसपास की जो भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, मैं उनको थर्ड लेयर के आप इसका मतलब ये नहीं है कि ये रैंकिंग में दे रहा हूँ, ये मतलब मैं क्रीम इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे एक्सपोजर के हिसाब से अगर मैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग होती है, बहुत अच्छा टीचिंग होती है। तो प्लीज डोंट टेक इट इन रियल सेंस कि मैं इसको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ जो मेन ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे डिफिकल्ट है पहुंचना, फिर लोअर लेवल पे, एंड फिर देन स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको अगर जाना हो। अभी एमएससी कहाँ से करें? आप लेयर 1 से करें, लेयर 2 से करें, या लेयर 3 से करें, ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, इसको मैं लेयर 1 कहता हूँ, दिस इज योर लेयर 1। लेयर 1 के इंस्टीट्यूट जो होते हैं, these are your layer 2 के इंस्टीट्यूट जो होते हैं, and these are your layer 3 के इंस्टीट्यूट जिनको मैं कहता हूँ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। देखो एमएससी के बाद आपके पास है ना 3 मेन ऑप्शंस होते हैं, अगर आप सोचो दिमाग लगा के। एक, आप रिसर्च कर सकते हो एमएससी के बाद, मुझे पीएचडी करनी है, पोस्ट डॉक करना है, मुझे आगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है, या इंडिया में मुझे पीएचडी करनी है। आप जॉब कर सकते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग 90% लोग जो होते हैं ना वो इस चक्कर में आईआईटी में जाते हैं। उनको लगता है कि आईआईटी में हमें नौकरी मिलेगी, आईआईटी मतलब मुझे लाखों का करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। इस मिथ को भी हम आज बस्ट कर देंगे। ठीक है, टीचिंग करना है। अब अगर मैं 90% यहाँ कहूंगा तो 5% बच्चे होते हैं जो 90% जॉब और टीचिंग के लिए जाते हैं। रिसर्च करने वाले बच्चे जो होते हैं गिने चुने 10% होते हैं। 10% ही बच्चे होते हैं जो ये सच में कहते हैं कि भैया हमें रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, हमें लंबा इनिंग खेलने में इंटरेस्ट है, क्योंकि रिसर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जर्नी हो जाता है।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करना, और एक एक पॉइंट से पता करेंगे कि गैप लेना सही होगा कि नहीं होगा। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, रिसर्च अगर आप इंडिया में करना चाहते हो, तो ये इंडिया में रिसर्च करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आईआईटी से ही एमएससी करनी चाहिए, या आपको किसी लेयर 1 के इंस्टीट्यूट में जाके एमएससी करके आना चाहिए, आईआईटी से, एनआईटी से, आईसर से, आईआईसी बैंगलोर से। आप कहीं से भी एमएससी कर सकते हो और कहीं से भी एमएससी करके इंडिया में पीएचडी कर सकते हो। इंडिया में कितने तरीके हैं पीएचडी करने के, इसके ऊपर मैं बाकायदा एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर जहां से आप इंडिया में पीएचडी कर सकते हो। एक सबसे कॉमन रास्ता जो है वो है आपको अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, या आपको यहाँ पर गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपका गेट क्वालिफाइड हो जाता है तो भी आप इंडिया में पीएचडी कर सकते हो। पर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए या गेट क्वालिफाई करने के लिए किसी आईआईटी में, एनआईटी में, आईसर में, आईआईएससी बैंगलोर में जाने की जरूरत नहीं है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरे जूनियर जो थे और जो मेरे सीनियर थे, मेरे साथ वाले थे, काफी लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब अगर आपको इंडिया, और वो अभी पीएचडी कर रहे हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, एनसीएल में लगे हुए हैं, यहाँ वहाँ कुछ तो फॉरेन कंट्रीज में भी निकल गए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मान लीजिए आपका रैंक बहुत कम आया है, आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है और आप ये गैप लेने की सोच रहे हो, लेकिन आपका फ्यूचर में जाके इंडिया में ही पीएचडी करने का इरादा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको गैप लेना चाहिए, एमएससी आईआईटी में ही जाके करनी चाहिए। रेदर आपको नेट जेआरएफ पे और गेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा, आपको फेलोशिप मिलेगी। तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी कर सकते हो, उसके बाद नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस लगा। उल्टा मैं ये कहूंगा, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा होता है कि मैं कुछ रिसेंटली एक बच्ची से बात कर रहा था, आकांक्षा करके, उसका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कह रही है कि सर अगर मैं क्रीम इंस्टीट्यूट में चली जाती हूँ मेरे पे प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे तो नेट जेआरएफ निकालना है। तो मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो उतना प्रेशर नहीं होता हमारे ऊपर, परफॉर्मेंस प्रेशर भी नहीं होता, या आप जिस भी तरीके से आप प्रेशर लेना चाहते हो, जैसे भी आप समझना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, आईआईटीज में अगर आप जाओगे, एनआईटीज में जाओगे, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, सिलेबस वास्ट होता है, रिसर्च करवाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है, दुनिया भर की एक्टिविटीज आपके पास होती हैं, और एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी उतना होता है क्योंकि सारे बच्चे टॉपर्स आए हुए होते हैं और हर कोई बंदा फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाने की सोच रहा होता है। तो हमारे पे ना चाहते हुए भी एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और ये सच्चाई है, मानो या मत मानो। तो अगर आपको नेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाई ही करना है तो मुझे नहीं लगता आपको गैप लेने की अच्छी जरूरत है। आप इंडिया में ही अगर पीएचडी करना चाहते हो, आप चुपचाप कहीं जहां आपको एडमिशन मिले, वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीयू हो, बीएचयू हो, या आईआईटी, एनआईटी हो, कहीं पर भी मिले, चुपचाप एमएससी कर लो। हाँ, लेकिन अगर आप फ्यूचर में ये सोचते हो कि भैया नहीं, मुझे ना फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे कहीं अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके, या जापान में, या साउथ कोरिया में जाके मुझे कहीं पे जाके पीएचडी करनी है, तब मैं मानता हूं कि लेयर 1 के जो, देखो अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं जा सकते फॉरेन में, बट लेयर 1 के जो बच्चे होते हैं ना, जो आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ रहे होते हैं, या जो लेयर 2 के बच्चे होते हैं जो डीयू बीएचयू में पढ़ रहे होते हैं, उनको एक एज मिलता है, उनको एक बेनिफिट मिलता है, एक फायदा मिलता है, वो ये मिलता है कि उनको वहां पे एक्सपोजर मिल जाता है। अब मैंने ना एक वीडियो बनाया इससे पहले, वाई प्रोजेक्ट वर्क या इंटर्नशिप बहुत कंपलसरी होती है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप कल को पीएचडी या कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हो। तो फायदा क्या होता है ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क नहीं करवाते, वो कल्चर नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाना एमएससी के टाइम पे। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में बड़ी मुश्किल से करवाया जाता है, वो भी सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस कलीना में करवाया जाता है, कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। तो आप सोच लो कि बाकी थ्रू आउट इंडिया में क्या ही हाल होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इंटर्नशिप फॉरेन कंट्री में अगर आपको जाना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इंटर्नशिप और रिसर्च वर्क। ये इंटर्नशिप एंड रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंटर्नशिप एंड रिसर्च वर्क स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो होता नहीं है ज्यादा, हाँ लेयर 2 में होता है, डीयू बीएचयू सीयू सेट वगैरह वगैरह में करवाया जाता है। आप लेयर 1 में भी जा सकते हो, जैसे आईआईटी एनआईटी। अच्छा, लेयर 1 में सिर्फ 4 इंस्टीट्यूट लिखते हैं ऐसा नहीं है, इसमें जेएनसीएसआर भी आएगा और भी काफी लेयर 1 में 3 इंस्टीट्यूट होते हैं। तो लेयर 1 लेयर 2 में ना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क ये काफी मिलता है। तो अगर आपका इरादा फ्यूचर में जाके फॉरेन में पीएचडी करना है या कहीं फॉरेन में पढ़ाई करना है, पोस्ट डॉक वगैरह करना है, हायर एजुकेशन करनी है, तो मुझे लगता है गैप लेना चाहिए। गैप लेने के बाद लेयर 1 या लेयर 2 इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करनी चाहिए। डीयू में भी चले जाओ तो भी वहाँ पे अच्छा खासा माहौल है। आई डोंट नो रियली में कुछ होता है कि नहीं, पर काफी बच्चे कहते हैं कि अच्छा माहौल है। बीएचयू में तो होता ही होता है, एचसीयू है, सीयू सेट है। तब आप डिजर्व करते हो 1 साल का गैप लेना और दोबारा आईआईटी जैम की तैयारी करना और इन इंस्टीट्यूट में से कहीं पर भी लेयर 1 लेयर 2 में एडमिशन लेना। तब मैं कहूंगा लेयर 3 में बिल्कुल भी मत जाना। तो दिस इज अबाउट रिसर्च। अगर आपका माइंड रिसर्च करने में है, रैंक कम आया है, आप गैप लो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाहते हो इस हिसाब से लेना। ना आते जॉब वाले पर्सपेक्टिव पे, जो कि काफी बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि जिनको लगता है भैया आईआईटी में चले गए तो आईआईटी जॉब की फैक्ट्री है, ये मिथ है। मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी आईआईटीज एंड ऑल दी प्रोफेसर्स एंड एवरीवेयर, किसी की मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट बहुत सारे आईआईटीज में तो प्लेसमेंट ही नहीं होती। मैं आईआईटी कानपुर के बच्चों से डिस्कस कर रहा था,
उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बड़ी प्लेसमेंट होती नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, हाँ कुछ बच्चों को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, देखो हम ना एक बच्चे के बेसिस पे नहीं किसी को जज कर सकते। अगर 100 में से किसी एक को नौकरी मिल गई है 1 करोड़ की, और बाकी के जो 99 बच्चे हैं वो बेचारे जॉबलेस घूम रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो हम उसे कोई बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं समझते। ऐसा हमको, जबकि ऐसा हो ना कि 100 के 100 बच्चों को 5-5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई तो भी हम उसे अच्छा मानेंगे, एक को मिली और 99 को नहीं मिली ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जॉब्स की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि आईआईटीज में आपको नौकरी मिलेगी, फार्मा कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट होगा, वो इंटरव्यू होगा, वो जो 3 इडियट में हमने देखा था है ना, आपसे पूछा जाएगा कितना पैकेज लोगे जनाब, ये सारा कुछ नहीं होता। ये होता है ऑब्वियसली होता है, बट कहाँ ये होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यानी इन शॉर्ट में कहूँ वो कंप्यूटर साइंस वालों में। इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन होता है जो जेई के बाद, आईआईटी जेई के बाद हम जहाँ जाते हैं बीटेक करने के लिए, ये वहां पर होता है। प्योर साइंस में भैया नहीं होता। तो आपके दिमाग में अगर ये, मैं भी कल परसों ही किसी बच्चे से बात कर रहा था, उसका फोन आया, सर मेरा ना 1700-1800 रैंक आया है और मैंने ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले रखा था। बोलता है सर मैं अब दोबारा आईआईटी एग्जाम का तैयारी दूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ने वाला। मतलब क्यों? बोलता है सर आईआईटी में जॉब मिलेगा। अरे यार नहीं मिला तो आईआईटी दिल्ली में कितने बच्चों को जॉब मिलता है, आईआईटी बॉम्बे में कितने बच्चों को जॉब मिलता है, आईआईटी कानपुर खड़गपुर आप निकालो ना जरा, स्टैटिस्टिक्स निकालो, आपको समझ में आएगा भैया आईआईटी में प्लेसमेंट प्योर साइंस में बहुत कम है। आपको वहां आके आरती उठा के कोई लेके नहीं जाने वाला, या लाखों करोड़ों का पैकेज नहीं मिलने वाला, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है। तो फिर जॉब कैसे कर सकते हैं? देखो अगर एमएससी के बाद आपका जॉब करने का इरादा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पीएसयूज में, जिनको हम भारत नवरत्न कंपनियां, जो भारत की रत्न कंपनियां हैं, ओएनजीसी में आप करना चाहते हो या बीएआरसी में आप जॉब करना चाहते हो, तो आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब भैया अगर आपको इन कंपनियों में ही नौकरी करनी है तो गेट का एग्जाम क्रैक करना जरूरी है। अभी गेट का एग्जाम के लिए आईआईटी में जाना क्या, लेयर 1 लेयर 2 में जाना जरूरी थोड़ी ना। गेट का एग्जाम किसी लेयर 1 या लेयर 2 पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे भी तो गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके टॉप मार लेते हैं। अब देखो इन कंपनियों में नौकरी पाने के लिए जरूरी नहीं है कहां से एमएससी करके आ रहे हो, जरूरी है आपका रैंक कितना आया। और एक आपको कड़वी सच्चाई बताता हूँ, ट्रस्ट में आप यकीन नहीं मानोगे, ये बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह, एक मिथ फैली हुई है कि गेट क्वालिफाई कर लो तो नौकरी 100% मिलेगी। नहीं भैया, अगर आपको गेट क्वालिफाई करना है, अगर आपको पीएसयूज में नौकरी चाहिए, पीएसयूज के गेट के थ्रू अगर आपको नौकरी चाहिए, टॉप 100 में रैंक आएगा ना तो भी मुश्किल है मिलना। भाई ओएनजीसी बीएआरसी में एक तो बात है कि 2 साल 3 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। अब अगर वैकेंसी निकलती भी तो मैक्स टू मैक्स इतनी निकलती है, मान लेते 30 वैकेंसी निकली केमिस्ट्री के लिए। अब 30 वैकेंसी में आधी तो रिजर्वेशन में इधर उधर चली जाती है। तो अब भले ठीक है रिजर्वेशन जनरल वालों को भी कम मिलेंगी, एससी एसटी वालों को भी अपनी अपनी कम सीट्स मिलेंगी, तो क्योंकि सीट बाइफरकेट हो जाती है। तो सोचो कंपटीशन कितना ज्यादा हो जाता है। आप अगर टॉप 50 में आते हो तो भी चांसेस, मैं नहीं कहूंगा कि आपको गेट के थ्रू कहीं नौकरी मिल जाएगी, भैया बहुत मुश्किल है। तो अगर गेट ही क्वालिफाई करना है या गेट में ही अच्छा रैंक लेके आना है, चलो गेट के थ्रू आप इंडिया में पीएचडी भी करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं आईआईटी में जाने की या लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 से इंडिपेंडेंट होता है। गेट तो स्टेट वाले भी करते हैं। हाँ, अब कुछ बच्चों का ये भी तर्क है, ऐसा भी कहना है, लॉजिक है कि सर जब हम आईआईटी में चले जाते हैं ना तो वहां पे गेट के हिसाब से सिलेबस होता है। ये भी बकवास है, हर आईआईटी का नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आप आईआईटी में भी चले जाते हैं तो इंडिया में जितनी 20 आईआईटी हैं, हर आईआईटी का सिलेबस अपने हिसाब से बनता है, अपने प्रोफेसर से बनाते हैं। आईआईटी बॉम्बे का जो टीचिंग पैटर्न होगा या जो सिलेबस होगा, जरूरी नहीं है वही सिलेबस आपका आईआईटी दिल्ली का होगा या आईआईटी खड़गपुर या कानपुर का होगा। सबका अपना अपना अलग अलग, यार इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये कोई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस नहीं है जिनको यूनिवर्सिटी ऊपर से आदेश देती है कि आप यही सिलेबस फॉलो कीजिएगा। ये नहीं, हर आईआईटी अपना खुद का सिलेबस डिजाइन करती है, अपने खुद का पेपर पैटर्न डिजाइन करती है, अपना खुद का फीस स्ट्रक्चर होता है। अरे आईआईटीज का फीस भी सेम नहीं है, सब आईआईटीज का फीस भी अलग होता है। तो आप अगर पीएसयूज में जाना चाहते हो, गेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको L1 L2 L3 के बारे में सोचना भी चाहिए। आपको गैप लेने की एक्चुअली मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। आपको जहां मिल रहा हो वहां पर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप उतना गेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या सीएसआईआर नेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, अब प्राइवेट कंपनी, मैंने जैसे कहा, कुछ लोगों को लगता है फार्मा कंपनियां आएंगी, एनालिटिकल की कंपनियां आएंगी, फॉरेन में उठा के लेके चली जाएंगी, बकवास है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपके प्रोफेसर के साथ पहचान है और अगर उस प्रोफेसर की किसी कंपनी में पहचान है और वहां कोई वैकेंसी निकल गई है, तो हो सकता है आपका प्रोफेसर आपको डायरेक्ट वहां पे बोल दे कि भैया देखो मेरा बच्चा आ रहा है, जरा इसको रिक्रूट कर लो। वो एक फायदा जरूर हो सकता है। जैसे हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उनकी एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फार्मा कंपनी में अच्छी पहचान है, वो वहां पे एक कंसल्टेंट के तौर पे या गाइडेंस के तौर पे, मतलब आई डोंट नो क्या पर काम करते थे। तो जब भी वहां पे वैकेंसी निकलती थी तो प्रोफेसर को पता चल जाता था, तो प्रोफेसर अपने बच्चों के रेज्यूम्स वगैरह या सीवी वहां फॉरवर्ड कर देते थे। तो हमारे काफी बच्चे थे मुंबई यूनिवर्सिटी के जिनको उस कंपनी में नौकरी लगी हुई है। तो वो बहुत रेयर होता है।
अब जरूरी है क्या आप आईआईटी कानपुर में मिलोगे, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का किसी कंपनी के साथ कनेक्शन हो, प्रोफेसर कह देगा जाओ मेरे को नहीं पता, आप खुद ही ढूंढ लो नौकरी, तब आप क्या करोगे? तो ये वाला फैक्टर अगर आप रख रहे हो तो आपको गैप लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, छोड़ दो, जहां मिले वहां चुपचाप पढ़ाई करो। नौकरी मिलना ये कोई सरकारी रेलवे की भर्ती नहीं है कि आप आईआईटी में पहुंच गए तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, टीचिंग। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मतलब जिन बच्चों को इंटरेस्ट ना भी होता है ना वो भी टीचिंग में आजकल कूद पड़ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना एमएससी के बाद। 90% मैं कहूँगा 70 to 80% की जो ऑडियंस है ना वो यहाँ पहुंची हुई है। आप देख लो यूट्यूब सारे आईआईटीएन से भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे देखो, आप कहीं ऑनलाइन एडटेक कंपनी में देखो, जितने आईआईटी से बच्चे, ज्यादातर टीचर्स जो आपको देखोगे वो सब आईआईटीएन से भरे पड़े, क्योंकि टीचिंग लाइन एक ऐसा ऑप्शन हो गया जो काफी ईजी है और काफी पैसा इसमें है। अब इसमें भी कैटेगरीज आती हैं, आप स्कूल के टीचर बनना चाहते हो, आप जूनियर कॉलेज के टीचर, जूनियर कॉलेज मतलब 11वीं 12वीं जिसको हाई स्कूल भी कहा जाता है, आप डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हो, बीएससी एमएससी को पढ़ाना चाहते हो, या आप कोचिंग सेक्टर या एडटेक कंपनीज में जाना चाहते हो जैसे बायजूस अनअकैडमी वगैरह में या वेदांतु में आप जाके पढ़ाना चाहते हो। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर आप स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो भैया आप एमएससी कहाँ से कर रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एमएससी के बाद आपको बीएड तो करना ही होता है। यहाँ पर आपको कम से कम क्या चाहिए होगा, आपको एमएससी करना होगा और आपको इसके बाद आपको यहाँ पे जाके बीएड करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये सोचना भी चाहिए कि मैं एमएससी कहाँ से कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन वहीं हट जाता है। जूनियर कॉलेज में जाना चाहते हो, जूनियर कॉलेज में जाना चाहते हो मतलब 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाहते हो, सर वापस से वही बात है, आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी होगा और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड होगा, तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, आप चुपचाप अपना एमएससी कहीं से भी कर लो, L1 L2 L3 से काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो, और अपना चुपचाप एमएससी के बाद बीएड करने में या सीटेट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन, अब भाई देखो इसमें भी है अलग अलग ऑप्शन है, मैं इसके अलग वीडियो बना दूंगा कि स्कूल या जूनियर कॉलेज में जैसे सीबीएसई आईसीएसई में जाना चाहते हो, कहाँ आप पढ़ाना चाहते हो टीचर के तौर पर। प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है जब आप डिग्री कॉलेज में जाना चाहते हो। सी देखिए डिग्री कॉलेज में ना, डिग्री कॉलेज में जाने के लिए ना भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिग्री कॉलेज में अभी तो नया रूल मैंने जहां तक सुना है कि पीएचडी कंपलसरी नहीं है। अब डिग्री कॉलेज में भी ना दो ऑप्शंस होते हैं, डिग्री कॉलेज में कहाँ पढ़ाना चाहते हो, आप लेयर 1 में पढ़ाना चाहते हो, सर मैं आईआईटी का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मैं एनआईटी में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आईसर में पढ़ाना चाहता हूँ, आप लेयर 2 में जाना चाहते हो, डीयू बीएचयू सीयूसेट वगैरह में जाना चाहते हो, या आप L3 किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो, सर मुझे पढ़ाना है, तो डिपेंडिंग अपॉन लेयर 1 में पढ़ाना चाहते हो, लेयर 2 में पढ़ाना चाहते हो, लेयर 1 और लेयर 2 में अगर आपको पढ़ाना है, ये क्रीम इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वेरी बिग क्रीम इंस्टीट्यूट, तो इनमें पढ़ाने के लिए आपको मैं एक सच्चाई बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता और सपने देखते हो, अगर आपको आईआईटीज में एनआईटीज में प्रोफेसर बनना है तो काफी जगहों पे ऐसा सुना गया है, ऐसा रूल इनडायरेक्टली है वैसे तो, कि कम से कम या तो आपका पीएचडी या आपका पोस्ट पीएचडी जिसको पोस्ट डॉक कहते हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में से होना चाहिए, या तो आपने पीएचडी बाहर से करी होनी चाहिए, या तो आपने कम से कम पोस्ट डॉक बाहर से करी होनी चाहिए, और पोस्ट डॉक भी 2 से 3 साल की पोस्ट डॉक होनी चाहिए, 2 से 3 साल आपको पोस्ट डॉक बाहर करके आना होता है, तो ही आपको लेयर 1 लेयर 2 में आपको एज अ प्रोफेसर आपको नियुक्त किया जाएगा या रिक्रूट किया जाएगा। जहां तक बात आती है लेयर 3 के इंस्टीट्यूट्स की, लेयर 3 का मतलब हो जाता है स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी है और उससे एफिलिएटेड रुइया कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अधीन है, उसके अंडर आते हैं। अगर आपको वहां जाके प्रोफेसर बनना है, वहां जाके टीचर बनना है, देखो इससे पहले वहां पे एक रूल था कि आपको कम से कम नेट क्वालिफाई तो होना ही पड़ेगा, नेट क्वालिफाई एलएस तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका वेटेज बढ़ जाता है, अगर आपके पास पोस्ट डॉक है तो अब भाई अगर पीएचडी पोस्ट डॉक होगी तो मैं L3 में क्यों आऊंगा, मैं L1 L2 में जाऊंगा। लेकिन फिर भी भाई कुछ लोगों की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है कि नहीं भैया हमें आईआईटीज में नहीं जाना, हमें स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाना है, घर के पास कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो पहले रूल था L3 में कि नेट क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए, उसके बाद पीएचडी और पोस्ट डॉक इनमें से कोई भी अगर एक हो जाएगा तो आपकी वेटेज बढ़ जाती थी। पर अभी मैंने जहां तक सुना है पीएचडी वाला जो रूल है वो L3 इंस्टीट्यूट्स के लिए हटा दिया गया है, आपको एचएस को जरूरत नहीं है पीएचडी की, आप सिर्फ अगर नेट क्वालिफाइड भी हो तो भी आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा सकते हो एज अ टीचर। नाउ मेरा क्वेश्चन है, अगर L1 L2 में जाने के लिए पीएचडी की जरूरत पड़ती है, पीएचडी और पोस्ट डॉक की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि दोनों में से कोई एक बाहर से होना चाहिए, तब मुझे ऐसा लगता है आपको एक गैप लेना चाहिए, आईआईटीज में जाके रिसर्च करनी चाहिए, एमएससी आईआईटी में करनी चाहिए, एमएससी आईआईटी से कर से फॉरेन कंट्री में जाके पोस्ट डॉक करनी चाहिए या पीएचडी करनी चाहिए, और फिर इंडिया में आके वापस इन इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी अप्लाई कर देना चाहिए एज अ प्रोफेसर। तब गैप लेना लॉजिकल है, समझ में भी आता है यहाँ गैप लेना चाहिए।
पर अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में ही पढ़ाना है तो आपका ध्यान होना चाहिए नेट क्वालिफाई करने के पीछे। अगर नेट में एलएस भी आप क्वालिफाई कर लेते हो, लेक्चरशिप अगर क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज में आराम से आपको अब देखो, इसमें भी मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े ईमानदारी से कहूंगा, बिना किसी को ऑफेंड किए और बिना किसी पे एलिगेशन लगाए, ये मत समझना कि अगर हमने लेक्चरशिप क्वालिफाई कर ली CSIR नेट तो हमें घर बैठे नौकरी मिल जाएगी। ये गलत है। आप सबको पता है हमारे देश की क्या हालत है, आप सबको पता है कि एक वैकेंसी निकलती है तो 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। आपने अगर इस साल में 2 बार नेट का पेपर होता है, 2 बार एलएस बच्चे निकालते हैं, साल में हर 6 महीने में एलएस की क्वांटिटी देश भर में निकलती है, और जिस हिसाब से बच्चे एलएस क्वालिफाई करते हैं और जिस हिसाब से वैकेंसीज बाहर आती हैं, उसके रेशियो में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स जस्ट लाइक कि एक भेड़ बकरियों के झुंड में अगर एक दाना अनाज का आगे गिर जाए तो सब उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, झपट पड़ती हैं। उसमें जो ताकतवर होगा, जिसमें ताकत होगी, वो उसको ग्रैब कर लेता है, वरना बाकी के लोग रह जाते हैं। उसमें भी अगर आप देखो जो पोस्ट आती हैं वो जनरल की आएगी कि SC ST की आएगी या OBC की आएगी, EWS की आएगी, कहाँ आएगी, ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लेना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब आप, मुझे पता है ये सब सुनने के बाद कलेजा एकदम आपका बैठ गया होगा, यार क्या सर बकवास कर रहे हो यार, क्यों डरा रहे हो, MSc करें या नहीं करें। फिर हम देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका पर्सनल डिसीजन होगा, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको अपना रास्ता, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, जाना या नहीं जाना, करना या नहीं करना, वो आपका डिसीजन होगा। मैंने भी MSc करी थी, पर मुझे उस समय ये सारी चीजें नहीं पता थी। ट्रस्ट में, मुझे अगर मुझे पता होती तो मैं MSc नहीं करता, मैं कहीं और चला जाता, मैं किसी और फील्ड में, मेरे भी हो सकता है मैं MBA कर लेता, या मैं कहीं और मतलब टूर्स एंड ट्रेवल में चला जाता, या कहीं बिजनेस मैनेजमेंट में या कहीं चला जाता। ये सब जब ठोकर लगी, लात लगी, तब समझ में आया अच्छा इतने सारे भी ऑप्शंस अवेलेबल थे और MSc के बाद हम ये सारी भी चीजें कर सकते थे। मुझे बाद में धीरे धीरे एहसास हुआ। तो मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको डिसीजन नहीं दे सकता कि हाँ या ना। बहुत बच्चे फोन करके बोलते सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताओ। फिर मैं कैसे बताऊं? कल को तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुम फोन करके मुझे कहोगे सर आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है। आई कांट हेल्प यू आउट इन दैट। आपका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ बैठ के ठंडे दिमाग से डिस्कशन करके, सोच समझ के, आप कहाँ रहते हो, किस सिचुएशन में हो, आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप अफोर्ड कर सकते हो क्या इतना लंबा सीट पे जाना, क्या आप IIT का खर्चा उठा सकते हो, IIT में जाने के बाद क्या गारंटी है आप आगे फ्यूचर में करोगे। आपको इफ एंड बट, प्रॉज एंड कॉन्स सब देख के चलना चाहिए, और तब जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे गैप लेना है या मुझे गैप नहीं लेना। कुछ लोगों के पास ना वेला टाइम होता है, क्या ही फर्क पड़ता है सर, हमें थोड़ी ना पैसा कमा के घर पे देना है, हम गैप लेंगे, ले लो भैया, अच्छी बात है। और कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, घर का सारा तामझाम उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो 1 साल का गैप लेते हैं, पहली बात तो वो 1 साल, फिर उसके बाद IIT में जाने का खर्चा, IIT में मिनिमम 2 साल का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाख रुपए मिनिमम समझ के चलिए, मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम पता नहीं कितना हो सकता है, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्चा मिनिमम है, जिसमें आपकी फीस, होटल का खर्चा, आना जाना, ट्रेवल, खाना पीना, हॉस्टल वगैरह सब इंक्लूड करके मिनिमम 3 लाख रुपए खर्चा मान के चलिए। हर IIT की अलग अलग फीस है। वो अलग बात है कि IIT में जाके आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप वगैरह मिल सकती है, तो हो सकता है आपका वो खर्चा निकल जाए। अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन मैसेज आ रहा था कि सर लोन ले लेंगे। देखिए, लोन भी आप ले सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, लेकिन फिर से वो डिपेंड करता है क्या आपका परिवार लोन लेने की क्षमता रखता है, क्या आप वो लोन लेके उसे टाइम पे भर पाओगे, लोन का जो ब्याज आएगा क्या आप उसे पे कर पाओगे। ये सारी चीजें ना आपको सोच समझना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब रिजल्ट आता है ना, तो 3-4 दिन कुछ डिसीजन मत लो, क्योंकि जब हम कोई डिसीजन इम्पल्स में आके लेते हैं तो हमेशा खराब होता है। आप थोड़ा रुक जाइए, शांति रखिए, देखिए, थोड़ा दिमाग को ठंडा होना चाहिए। जब नदी में आप पत्थर फेंक दो और मिट्टी पानी में आ जाए, तब आप उससे साफ पानी नहीं निकाल सकते। अगर आपको साफ पानी चाहिए तो आपको मिट्टी को सेटल होने का इंतजार करना पड़ता है। रिजल्ट आने के बाद हमारा दिमाग जो होता है ना, वो एकदम भूचाल आ जाता है अंदर, रैंक को देखने। अब जिनके रैंक अच्छे आए हैं वो आगे निकल जाते हैं, जिनके रैंक थोड़े पीछे हो गए हैं वो उनका दिमाग खराब हो जाता है। उसमें आप इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, किसी को देखा देखी में मत लीजिए। मेरे घर की सिचुएशन या परिस्थिति जो है वो आपके घर की होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे घर की परिस्थिति अलग है भैया, मेरे पास एक जॉब है, मैं चाहूँ तो आज PhD भी कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं PhD का खर्चा खुद उठा सकता हूँ, उतनी कैपेबिलिटी है। आपकी नहीं हो शायद। अब अगर मैं आपसे कहूँ यार एक काम करो, सेल्फ फंडेड PhD कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल आपकी सिचुएशन। तो भैया सोच समझ के डिसीजन लेना। इसीलिए ये पूरा चार्ट आपके सामने मैंने खोल के रखा हुआ है, आपको करना क्या।
पहले वो डिसाइड कीजिए। और जो आप करना चाहते हो क्या उसके लिए आईआईटी में जाना जरूरी है क्या? अब कुछ बच्चे हैं ईगो के लिए जाते हैं, नहीं भैया हमें तो आईआईटी में नाम के आगे, भैया नाम के आगे तो मुझे भी डॉक्टर लगाना था, डॉक्टर योगी जोशी, डॉक्टर योगेंद्र जोशी। मेरा भी सपना था कि मैं कहीं जाके कहीं बच्चों को एक बड़े इंस्टीट्यूट में खड़ा होकर एकदम बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर लूंगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपना रास्ता निकाला, आप अपना रास्ता खुद अगर एक रास्ता पॉसिबल नहीं है तो दूसरा रास्ता निकालिए। एक मंजिल पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी रास्ते पे जाना जहाँ पे हर कोई जा रहा है। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटीज में हैं, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पोस्ट डॉक कर रहा है। आईआईसी बैंगलोर में मैं कभी नहीं जा पाया, मैंने देखा भी नहीं है, पर वहां मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ईगो रखनी है माइंड में, ईगो में आके कभी कोई काम मत करना कि नहीं भैया टैग चाहिए। आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं सर हम कोचिंग सेक्टर में जाएंगे या एडटेक कंपनीज में जाके काम करेंगे, क्या तब हमें गैप लेना चाहिए? मैं कहूंगा हाँ, अगर आपका मकसद ये है कि आने वाले टाइम में एमएससी के बाद आप कहीं अन अकेडमी पे, बायजूस में या कोटा में या एलन में, महेश में, फिटजी में, कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ाना चाहते हो जेई नीट को या आईआईटी जैम कैटेगरी में, सीएसआईआर नेट कैटेगरी में, तब उस पर्टिकुलर केस में आपका L1 से हो या L2 से हो ये बहुत मैटर करता है। आप खुद ही देख लेना, ऑनेस्टली आप मुझे खुद बताना, आप कितने ऐसे यूट्यूबर्स को जानते हो जो नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, जिनके नाम के आगे कोई बड़ा रैंक वैंक नहीं लगा हुआ है, या जिनके नाम के आगे कोई टैग नहीं लगा हुआ है, या जो बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में से पढ़ के निकल के आए हैं और बहुत फेमस हो चुके हैं। बहुत गिने चुने नाम अगर आपके दिमाग में आते होंगे, बहुत कम होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत। यूजुअली आप देखोगे कि जो कोचिंग सेक्टर में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, मैं नॉर्मल कोचिंग या लोकल कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा अपर एंड यानी कोटा वगैरह, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉर्मल कोचिंग में पढ़ाने के लिए तो कहीं से भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता था, पर उसमें फिर सैलरी नहीं मिलती उतनी अच्छी। अगर आपका सपना है बड़े इंडस्ट्रीज में जाना, एडटेक कंपनीज में जाना, आप देखो अनअकैडमी पे पढ़ाने वाले टीचर्स देख लो, आप बायजूस में पढ़ाने वाले टीचर्स देख लो, या आप जो आईआईटी जैम कैटेगरी में भी अगर आप काम करते हो तो आपने जितने भी आईआईटी जैम पढ़ाने वाले टीचर्स को देखा होगा, यूजुअली सबके नाम के आगे एक टैग लगा होता है। क्या समझ में आया? सर टैग मैटर करता है। कोचिंग इंडस्ट्री में और एडटेक कंपनीज में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का जो माहौल है वो ऐसा है कि नाम के आगे टैग जब तक नहीं लगेगा वो अच्छा टीचर नहीं कहलाएगा। हम टीचिंग की स्किल को टैग के साथ मेजर करते हैं। तो अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री, ये कड़वी सच्चाई है पर हकीकत है, और मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ और मुझे बोलने की आदत है, अगर आपको कोचिंग सेक्टर में जाना है या एडटेक कंपनीज में जाना है, आप कहाँ से पढ़कर आए हो ये बहुत मैटर करेगा। अब आप ही सोचिए, कल को मैं कहता हूँ मेरे को केमिस्ट्री कंट्रोल पे ऑर्गेनिक का टीचर चाहिए, मेरे पास 5 एप्लीकेशन आते हैं, एक आईआईटी से पढ़ के आया है, एक एनआईटी से पढ़ के आया है, ठीक है, और एक दिल्ली बीएचयू से पढ़ के आया है, और एक नॉर्मल पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। अब मुझे उसका चेहरा यूट्यूब पे लेके आना है, मैं किसको प्रेफर करूंगा? ऑब्वियस सी बात है मैं आईआईटी वाले को प्रेफर करूंगा। अगर उसे थोड़ी बहुत भी टीचिंग आती होगी, भले ये बहुत अच्छा टीचर होगा स्टेट यूनिवर्सिटी वाला, मैं नहीं प्रेफर कर पाऊंगा, मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस आईआईटी नाम है भैया, वो नाम बिकता है इंडिया में, वो नाम है ना, वो नाम बिकता है, उसका ऑल इंडिया रैंक है। तो अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हो तब मैं कहूंगा गैप लो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करो, फिर वो आईआईटी नई हो या पुरानी हो। अब ये भी बहुत बड़ा एक डाउट आया मेरे पास, सर मुझे तो कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है, नया आईआईटी लूं कि पुराना आईआईटी लूं? कहीं नहीं, टैग मैटर करता है। किसको फर्क पड़ रहा है कि कल को मैं आपसे कहता मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया पर ऑक्सफोर्ड में मेरा लास्ट रैंक आया, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑक्सफोर्ड में जाके आया ना, नाम के आगे तो ऑक्सफोर्ड रह गया, कैम्ब्रिज लग गया। अब मैं आईआईटी में पढ़ के आया, कौन सी आईआईटी में पढ़ के आया? सर आईआईटी पलक्कड़ में पढ़ के आया। बेटा कितना रैंक आया? सर लास्ट था। कौन सा स्टूडेंट तुमसे पूछने वाला है? आईआईटी मैटर करता। अब ये कड़वी सच्चाई है, थोड़ा रूड बोल रहा हूँ, बट ये फैक्ट है भैया, इसको मैं नहीं बदल सकता, ये हकीकत है। हम ये हिडन ट्रुथ है जो होती है पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सोचो, गैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक और मैं यहाँ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, उस पॉइंट को मैं कहूंगा फाइनेंस। क्यों फाइनेंस? देखो, आपने अगर जैम की तैयारी करी होगी, मैं इतना मान के चलता हूं कि 5,000 से 20,000 तक आपने ऑलरेडी पे कर रखे होंगे इस साल प्रिपरेशन करने में, अगर कहीं कोचिंग लगाई होगी तो। और बुक्स वगैरह का खर्चा अलग, रेफरेंस बुक का खर्चा अलग, अगर सेल्फ स्टडी करिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5,000 से 20,000 खर्चा आपने जरूर मिनिमम किया होगा। 5,000 तो मेरे यहाँ की फीस है, और 20-25,000 30,000 तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपनी फीस रखती है। अब आप 1 साल का गैप लोगे, उस 1 साल के गैप में आप फिर भी 5,000 तो खर्चा करोगे ही करोगे।
क्यों? कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज फिर से ज्वाइन करोगे, फिर से कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करोगे, फिर से पूरी प्रिपरेशन करोगे, स्टेशनरी खर्चा फिरचा यहाँ वहाँ मिला, और घर पे रहोगे तो अनाज ज्यादा खाओगे तो 5,000 का खर्चा तो समझ के चलो। उसके बाद जब आप मान लो अगले साल आप IIT में पहुंच भी जाओगे तो कम से कम वहां पे 3 लाख का खर्चा तो मैं आपको मिनिमम एस्टिमेट दे ही रहा हूँ। ये खर्चा भी आपको देखना है। हाँ, मैं इसमें एक तरीका भी बता देता हूँ, खर्चे को देख के नाराज मत होना या परेशान मत होना। आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं IITs में। IITs खुद स्कॉलरशिप्स देते हैं, बहुत सारे फेलोशिप्स मिलते हैं। एल्यूमिनाई एसोसिएशन जो होता है, पुराने स्टूडेंट्स का जो एसोसिएशन होता है, वो भी जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं। इस वीडियो में देखने वाला अगर ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये सब जानकारी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो, जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस बच्चों तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कोई डिजर्विंग बच्चा जो हो उस पोस्ट तक या उस जगह तक पहुंच जाए और फ्यूचर में आगे पता नहीं हमारे देश के लिए कुछ बहुत अच्छा काम या बहुत बड़ा काम कर दे। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से शर्माना मत, 3 इडियट वाला काम मत करना कि सबको नीचे गिरा के सिर्फ वहीं आगे बढ़ूंगा। दैट्स रॉन्ग, वो बहुत गलत चीज होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जितने भी पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किए आप इनको सोचना, समझना ठंडे दिमाग से और फिर अपना डिसीजन लेना कि गैप लेना चाहिए या गैप नहीं लेना चाहिए। मैं अभी भी एक चीज कहूंगा, इसको मत आने देना अंदर। मैं ईगो में आके किसी को प्रूफ करने के लिए मैं गैप लूंगा और क्या पता अगले साल नहीं हो पाए तो जो जितनी ईगो बड़ी थी वो सब नेगेटिव में चली जाएगी, बर्बाद हो जाओ। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। जो पॉइंट्स से मैं जो कवर करना चाहता था वो सब आप तक पहुंच पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नए आए हो, काफी दिनों के बाद बोल रहा हूँ मैं ये लाइन, अगर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बस कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।